बात करें तो कुछ बैंकों के कमजोर नतीजे भी आए हैं। पीएनबी ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और नतीजे कमजोर ही रहे हैं। मुनाफे में 70% की कमी आई है। हालांकि एनपीए में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल। गोयल साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो आपका अदर इनकम का जो आंकड़ा है, हमने अगर तिमाही दर तिमाही आधार पर देखें तो वहां पर थोड़ी सी हमने बढ़त देखी है। ये बताइए कि इसके पीछे वजह क्या है और ये बताइए कि आगे किस तरह से ये आंकड़े आते हुए दिखेंगे। देखिए, अदर इनकम में दो पार्ट होते हैं। अदर इनकम में एक पार्ट होता है आपका फी बेस इनकम। फी बेस इनकम में आपका एलसी, बीजी, प्रोसेसिंग फीस, फॉरेक्स इनकम आल्सो। तो इफ यू सी दी अदर इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 34% की इंक्रीज है और 25% आपकी ईयर टू ईयर बेसिस पे है। दी अनदर इनकम मेजर कंपोनेंट है हमारा ट्रेजरी इनकम का। तो अगर हम देखते हैं तो जून 21 क्वार्टर में और जून 22 क्वार्टर में ट्रेजरी में काफी हिट लगा है, क्योंकि 1118 करोड़ का प्रॉफिट था हमारा ट्रेजरी का जून 21 क्वार्टर में, जो कम होके 573 करोड़ रह गया। तो इसका मतलब लगभग 550 करोड़ रुपए का इसमें कमी हुई। दूसरा इसका प्रभाव है कि आपका मार्क टू मार्केट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमारा जो मार्क टू मार्केट लॉस इसमें जो ट्रेजरी में जो एएफएस में सिक्योरिटी थी उसमें बढ़ा, तो वो 1409 करोड़ हुआ जून 22 में, जबकि ये रिवर्सल था हमारा जून 21 में 301 करोड़ का। तो हम दोनों को जोड़ते 1700 करोड़ का मार्क टू मार्केट में हुआ है हमको नुकसान, और लगभग 550 करोड़ की ट्रेजरी इनकम कम हुई। तो लगभग 2200 करोड़ का नुकसान होने के बावजूद भी अगर आप हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें इंक्रीज है। बिल्कुल मिस्टर अतुल, इसके अलावा इस तिमाही हमने देखा कि आपकी जो प्रोविजनिंग थी वो भी काफ़ी बड़ी हुई थी। क्या कुछ मेजर अकाउंट है जिसके सामने आपने ये प्रोविजनिंग की है और आने वाले समय में किस तरह की प्रोविजनिंग देखने को मिल सकती है? देखिए, जो एडिशन है, मैंने पहले भी पिछले क्वार्टर में भी बताया था कि हमारे बैंक में कोई भी एक बड़ा अकाउंट नहीं है जो स्लिपेज की कगार पे हो। सारे बड़े अकाउंट रिकॉग्नाइज हो गए हैं और रिजोल्यूशन उसमें चल रहा है। इस बार की भी अगर आप एडिशन देखते हैं, जो लगभग जो है 6468 करोड़ है, इसमें मेजर पोर्शन हमारा एग्री में 2310 करोड़ का, एमएसएमई में 1606 करोड़ का है, रिटेल में 826 करोड़ का है, अदर 525 करोड़ है। अदर में एक अकाउंट था 423 करोड़ का, वो पूरा का पूरा हमारा जो जुलाई में रिकवर हो गया, तो वो भी बड़ा अकाउंट कोई नहीं है। अब अगर आप एसएमए में भी देखते हो तो एसएमए में हमारा जो एसएमए 2 है वो जून में 11,730 करोड़ था, जो घट के आज की डेट में 8,438 करोड़ रह गया। अगर इसमें से भी 5 करोड़ से ऊपर का देखते हैं तो केवल 1618 करोड़ का है। तो ये हमारी पोजीशन है स्ट्रेस एसेट्स की। अभी आपका क्वेश्चन था क्रेडिट कॉस्ट पे, तो क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो 2.46 जो है हमारी क्रेडिट कॉस्ट है जून की, और ये हम कोशिश करेंगे क्योंकि अब रिकवरी ज्यादा होने लगी है एडिशन से। क्योंकि मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूं कि ये पहला क्वार्टर है, अगर हमारी टोटल जो रिकवरी है इंक्लूडिंग दी रिकवरी इन दी रिटर्न ऑफ अकाउंट, दैट इज मोर देन दी स्लिपेज हमारी 6468 करोड़ थी, जबकि रिकवरी हुई है 7057 करोड़ की। तो रिकवरी जब ज्यादा होगी, स्लिपेज कम होगी, तो क्रेडिट कॉस्ट ऑलरेडी कम हो जाएगी, प्रोविजन जो है कम बनाना पड़ेगा। तो मेरी जो गाइडेंस है फ्यूचर के लिए, हम समझते हैं कि पूरे साल में ये जो प्रोविजन का नंबर है ये लगभग 2.25 साल के लिए होगा, जो अभी 2.46 था इस क्वार्टर के लिए। ठीक है गोयल साहब, आप रिकवरीज की बात कर रहे थे, उसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा होगा कि आगे जाते हुए क्या और किसी बड़े रिकवरीज की आपको उम्मीद है? और ये भी बताइए कि इस साल के आखिर तक, यानी कि FY23 के एंड तक, अगर आप एनपीए रेशियोज की बात करें तो किस लेवल पर घटते हुए देख रहे हैं आप? रिकवरी हमारा जो फोकस एरिया है, और हमारा उद्देश्य ये है कि हर क्वार्टर बाय क्वार्टर रिकवरी जो है एडिशन से कम होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, इस क्वार्टर में हमारा रिकवरी का नंबर एडिशन से कम था। हमारा जो मार्च का नंबर था एनपीए का, ये 11.78 था, जो अभी 11.27% हो गया। तो इसमें
51 बेसिस पॉइंट का कम हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सिंगल डिजिट में आएगा मार्च 23 तक, 10% से कम होगा और सिंगल डिजिट में आएगा। सिमिलरली अगर एनपीए का, नेट एनपीए का देखते हैं, ये 4.80 था मार्च 22 में, जो 4.27 हो गया है इस बार। तो इसमें भी लगभग 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की कमी हुई है। ये हम सोचते हैं कि ये 4% से कम होगा और इसमें ट्राई करेंगे कि मार्च 23 तक ये लगभग 3.5 के आसपास आ जाए। ओके अतुल जी, क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और अब नेक्स्ट वीक पॉलिसी भी आने वाली है, इन्फ्लेशन को देखते हुए जो कि अब पीक हो चुके हैं, आने वाली पॉलिसी में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? रेपो रेट में किस तरह का बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हो? बाय द एंड ऑफ द ईयर क्या उम्मीद है आपकी, रेपो रेट किन स्तरों पर रह सकता है? देखिए, जहां तक इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का सवाल है, इन्फ्लेशन सबके लिए वरी है, इंडिया के लिए भी ग्लोबल वरी, और ऑलरेडी काफी इंक्रीज हो गई है। बट कल देखिए फेड ने रेट बढ़ाया 75 बेसिस पॉइंट। हो सकता है कि जब ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आएगी अभी ये जो है नेक्स्ट मंथ में, इसमें भी लगता है कि थोड़ा बहुत फिर इजाफा होगा रेपो रेट में। तो फर्दर जो है इन्फ्लेशन, हालांकि आरबीआई पूरे अपने मेजर्स लगा रहे हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए, जो भी मेजर्स ले सकते हैं। थोड़ा बहुत अभी चैलेंजेस है इन्फ्लेशन का, बट लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा कम हो जाएगा। जहां तक आपका इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी 90 बेसिस पॉइंट तो ये रिपो रेट बढ़ चुकी है 2 ट्रांचेस में। तो मेरी जो ओपिनियन है, ये मैं समझता हूं कि ये 40 से 50 बेसिस पॉइंट और बढ़ सकती है बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है अतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजे पर हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए, और आगे इन्फ्लेशन को लेकर, रेट्स को लेकर क्या ट्रेंड की संभावना है, इस पर भी थोड़ा सा अपना हमें व्यू शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।